चलो जी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल का सिंपल मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या होता है, बोलो मेरे साथ साथ। नेगोशिएबल का सिंपल मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, और उसको आप नेगोशिएट मतलब ट्रांसफर कर सकते हो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये एक्ट आया था 1881 में, 1 मार्च 1882 से एप्लीकेबल हुआ। ठीक है। अब ट्रांसफरेबल कौन करेगा? एक पर्सन करेगा। किसको करेगा? दूसरे पर्सन को करेगा। सो अ नेगोशिएबल मींस अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हिच इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड n number of times by one person to the another person. So what is negotiable? Negotiable means transferable. An instrument means a document in writing which is transferred n number of times from one person to the another. ठीक है, जोश चाहिए इनके क्लास में। 1 मार्च 1882 को ये इंप्लीमेंट हो गया था एक्ट। दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट को लाने का वो ये था ताकि लोग इंस्ट्रूमेंट बनाएं, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे गुड्स पास करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को पास कर सके, व्हिच इज नोन एज एंडोर्समेंट, जिसको आप एंडोर्स कर सकते हो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जैसे गुड्स ट्रांसफर होते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट को आप एंडोर्स कर सकते हो। एनी डाउट्स? ठीक है। सो व्हाट इज नेगोशिएबल? नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड n नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को लाने का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू लीगलाइज द सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। एनी डाउट्स? ठीक है। अब करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। सबसे पहले नेगोशिएबल का मतलब मैंने बता दिया। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। इट कैन बी ट्रांसफर्ड हाउ मेनी टाइम्स? n नंबर ऑफ टाइम्स। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन राइटिंग। एक ना वर्ड है बेटा, मैंने सम बनाया है, इसको तुम याद कर सकते हो। S stands for signed by the drawer. S stands for signed by the drawer. Containing an unconditional order or promise. Containing an unconditional order or promise to pay sum of money. To pay sum of money. मतलब इसमें सिर्फ मनी होनी चाहिए, गुड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, याद हो गया? S for signed कौन करेगा? ड्रॉअर या मेकर ऑफ द बिल। ठीक है। यू से क्या है? अनकंडीशनल। उस पे कोई कंडीशन नहीं लगानी। एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग तो होना ही चाहिए। एंड इट मस्ट बी सम ऑफ मनी ओनली। पे जो करना है वो किस में करना है? प्रॉमिस टू पे ओनली मनी। ठीक है जी। अब सर्टेन अमाउंट भी होना चाहिए। सी का मतलब क्या है? सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट भी होना चाहिए, सर्टेन टाइम भी होना चाहिए, और पेई का नाम भी होना चाहिए। पेई होता है जिसको पे करना है। ठीक है, जिसको पैसे मिलेंगे वो पेई है। अगर हरजोत सिंह ने बोला शिवानी को मैं चेक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पेई है वो शिवानी है। ठीक है, जिसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। एनी डाउट्स? ओके। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड। तो एक डी वर्ड से याद रख लेना, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड। अगर मान लो हरजोत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट बना के, चेक बना के शिवानी को देना था, लेकिन अपने ही उस चेक को ड्रॉअर में रख दिया। ड्रॉअर मतलब लॉकर में रख दिया, तो वो डिलीवर्ड नहीं हुआ ना, तो शिवानी को पैसे नहीं मिल सकते। समझ में आ गया? जो चेक है वो शिवानी को देना था, लेकिन वो उसने डिलीवर नहीं किया, तो वो पेमेंट नहीं मिलेगी शिवानी को अनलेस एंड अनटिल आपके पास जो डिलीवरी है वो पास ऑन नहीं हो। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कैन बी कंस्ट्रक्टेड बोथ। ठीक है। उसके बाद क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में फर्क सबको पता है, याद है? ठीक है, रॉन्ग याद कर रहा हूं मैं। ओके, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो, मिस्टर हरजोत सिंह ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के गिफ्ट कर दिया शिवानी को। शिवानी ने वो गिफ्ट कर दिया रौनक को। रौनक ने फॉर कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न सान्या के साथ वो एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो है
ये तो बना ही रहा है बिलहरजोत सिंह। ये जो है शिवानी, ये बन गई सिर्फ होल्डर। जो ये रौनक है, ये भी क्या बन गया, सिर्फ होल्डर। लेकिन सान्या क्या बन गई, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सिर्फ फर्क क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स गिफ्ट नहीं कर रहा और कंसीडरेशन चेंज करता है। तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना बेटा, वो फ्री हो गया फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से एक एग्जांपल सुनो मेरा। मैंने एक स्टडी इंटर की सॉल्व करी है, ध्यान से सुनना उस एग्जांपल को। मान लो एक सचिन तेंदुलकर है, वो आईपीएल खेल रहा है और आईपीएल बोलती है कंसीडरेशन में हम आपको कितने देंगे, 50 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है जी। अब सचिन तेंदुलकर ने इनको एक इंस्ट्रूमेंट, इसी में कवर हो जाएगा मेरा, उसको ना आईपीएल वालों ने जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो बिना अमाउंट के दे दिया, 50 करोड़ का अमाउंट नहीं लिखा उसने। ठीक है। सचिन ने जानबूझ के क्या किया, उसको आगे राहुल द्रविड़ को गिफ्ट कर दिया, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट कितना डाल दिया बेटा, 60 करोड़। ध्यान से टॉपिक समझना पहले। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, जो ब्लैंक चेक हो गया, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें अमाउंट वगैरह मेंशन नहीं है। ठीक है। बाकी सब कुछ मेंशन है, डेट, टाइम, प्लेस, साइन, सब कुछ है, बट अमाउंट मेंशन नहीं है। तो 50 करोड़ आईपीएल ने देने थे सचिन को, लेकिन सचिन ने चालाकी करी, उसने राहुल द्रविड़ को वही का वही आगे गिफ्ट कर दिया। कितने में बेटा, 60 करोड़ उसमें भर दिया खुद से अमाउंट। क्लियर है इतनी केस स्टडी? आगे क्वेश्चन सुनो क्या है। राहुल द्रविड़ ने ईशान को गिफ्ट कर दिया वो आगे। अब ईशान ने रोहित को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट नहीं किया, रोहित ने कंसीडरेशन के बिहाफ पे ले लिया। अब रोहित ने आगे अपनी वाइफ को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। समझ आ रहा है? सारे होल्डर्स हैं, ये ओरिजिनल पार्टी है, इसको हम ओरिजिनल पार्टी बोलेंगे। ये होल्डर हो गया, ये होल्डर हो गया, ये भी होल्डर हो गया, लेकिन रोहित क्या है, इतना क्लियर है? Who is the holder and who is the holder in due course? क्लियर है? अब मान लो जो वाइफ है वो पैसे लेगी, जब वो 50 करोड़ ले सकती है आईपीएल से या 60 करोड़, 60 करोड़। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है रोहित, वो भी कितने ले सकता है, 60 करोड़। क्योंकि रोहित की जो मेन यहाँ पे लॉ क्या बोल रहा है कि रोहित बन गया होल्डर इन, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। चाहे ओरिजिनली आईपीएल पार्टी ने कितने देने थे, सिर्फ 50 करोड़। किसको देने थे, सचिन को। बट अब उसको रोहित को कितने देने पड़ेंगे, 60 करोड़। या वाइफ को कितने देने पड़ेंगे। अब रोहित सिर्फ ईशान से नहीं पैसे ले सकता, किसी भी पार्टी से ले सकता है, बिकॉज ही इज होल्डर इन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हु इज द होल्डर एंड हु इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। बट अगर मान लो ये इतनी सी केस स्टडी होती या 60 यहां तक होती, तो ये भी होल्डर है ना, ये भी होल्डर है, तो आईपीएल उनको 60 करोड़ नहीं देगा, सिर्फ कितने देगा। तो होल्डर उतना ही अमाउंट ले सकता है जितना ओरिजिनल पहले वाला होल्डर ले सकता है। बाकी सारे होल्डर भी कितना ले सकते हैं, पूरे 50 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कितने ले सकता है, जितना उसके ऊपर मेंशन। क्लियर है? अब आई उसकी वाइफ की बारी। वाइफ भी 60 ले सकती है, बिकॉज शी आल्सो गेट्स अ बेटर टाइटल ऑफ अ ट्रांसफरर इटसेल्फ। उसको ट्रांसफरर कौन है, और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो इसको भी कितना अमाउंट मिल सकता है, 60। ये चीज क्लियर होगी? तो आजकल कभी भूलना नहीं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बेटर प्रिविलेज मिलती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है। एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आगे कोई टाइटल ट्रांसफर करते तो वो गुड टाइटल ही माना जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार रिवाइज करेंगे। नेगोशिएबल मींस transferable, instrument means document in writing and it can be transferred n number of times from one person to the other. Act kabaya 1st March 1880. It is applicable to only Jammu and Kashmir. No. It is applicable to whole of India. Its main objective is to legalize the system. Legalize what? Legalize the system of transfer from one person to the other. Just like goods are transferred, here we are transferring the negotiable instruments. क्लियर है? उसके बाद क्या है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला नेगोशिएबल है, मतलब इट इज ट्रांसफरेबल। इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली 2-3 टाइम्स। नो, इट कैन बी ट्रांसफर्ड n नंबर ऑफ टाइम्स।
Instrument can be oral? No, it always must be in the writing. Some stands for, S stands for sign, U stands for undertaking, that is unconditional. ठीक है, without any condition होनी चाहिए. उसके बाद क्या था? M stands for it should be only money. Some stands for sign, unconditional undertaking and only payment of money involved. ठीक है भाई? इसके बाद क्या था? C था certain amount, certain time and pay भी mention होना चाहिए. C में सिर्फ एक चीज नहीं है, तीन चीजें हैं. Certain amount, certain pay and certain time. ठीक है? ATP, A for amount, T for time, P for pay. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड, D for delivered, वो डिलीवर भी होना चाहिए. अपने लॉकर में रखने से वो डिलीवरी नहीं मानी चाहिए. ठीक है? और लास्ट मैंने बता दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स, ही विल ऑलवेज गेट द गुड टाइटल. नाउ टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड द चेक्स. ओके, बट देयर आर सम अदर आल्सो. ठीक है, जैसे कि रिसीवर ऑफ पेमेंट के बेसिस पे होता है एक ऑर्डर और एक होता है बियरर. एक होता है ऑर्डर, एक होता है बियरर. अगर मैं लिख दूं पे रोशनी तो ये ऑर्डर बन गया, उसमें मैंने पर्टिकुलर पर्सन का क्या दे दिया, नेम. लेकिन अगर वो बियरर होगा तो करेंसी नोट भी बन गया. ठीक है, करेंसी नोट पे क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे बियरर द सम ऑफ इतना इतना इतना. तो ऑर्डर का मतलब पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. बियरर का मतलब क्या हुआ कि वो किसी के पास, जिसके पास वो है वो बियरर, जिसके पास वो है वो बियरर. द वन हु इज द होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज द बियरर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. एनी डाउट्स? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट. एक होता है टाइम, एक होता है डिमांड. एक होता है टाइम, एक होता है डिमांड. अगर सान्या ने डिमांड करी मेरे पैसे दे दो, ये बन गया ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड. एक होता है टाइम, मैंने रौनक को बोला 3 मंथ्स बाद में पेमेंट करूंगा, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एनी डाउट्स? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इनलैंड एंड फॉरेन डेज. इनलैंड एंड फॉरेन, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सबको. सबसे पहले आ जाते हैं हम उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर नहीं आते बट फिर भी वो नेगोशिएबल हैं. किसी को पता है? दे आर नॉट कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बट दे आर नेगोशिएबल, दे कैन बी ट्रांसफर्ड. करेंसी, ट्रेजरी बिल्स, वेरी गुड, ट्रेजरी बिल्स, द बिल्स बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, और एग्जांपल दो. बिल ऑफ लेडिंग, वंडरफुल आंसर. साना रेलवे रिसीट्स, सुन लो एक बार. ट्रेजरी बिल्स, रेलवे रिसीट्स, बिल ऑफ लेडिंग, बियरर डिबेंचर्स, मैंने अकाउंट्स में पढ़ाया था तुम्हें, एंड डिलीवरी ऑर्डर्स. डिलीवरी ऑर्डर्स या ऑर्डर बाय डिलीवरी. ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? तो ये सारे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पर ये एक्ट के अंडर कवर नहीं है. एक्ट में वही तीन चीजें हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक्स. ओके, व्हाट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट? Blank endorsement is means when you are transferring something without the name of the transferee. आपने उसको ट्रांसफर तो कर दिया बट उसमें नाम नहीं भरा, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक. एनी डाउट्स? चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं बोर्ड पे. तो सर वो इंडोर्समेंट में वही बताने लगा. एक एग्जांपल देखते हैं. रौनक ने लाइट चेंज हरजोत सिंह को लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹5 crore आफ्टर 3 months. ठीक है, ये ब्लैंक तो नहीं है? नहीं है ना ब्लैंक? बिल्कुल भी नहीं है. हरजोत सिंह ने उसको आगे एंडोर्स कर दिया सान्या को. अब जब वो एंडोर्स करेगा ना उसको लिख देगा एंडोर्स प्लस अपने क्या कर देगा प्लस वो डिलीवर कर देगा इंस्ट्रूमेंट. डिलीवरी इज मस्ट. विदाउट डिलीवरी लॉकर में रखना इज नॉट द पासिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अब सान्या ने वो इंस्ट्रूमेंट को साइन कर दिया विद द नेम शिवानी. ठीक है, शिवानी ने बिना नाम लिखे रोशनी को दे दिया. वही बिना नाम लिखे वो किसको दे दिया? लेकिन साइन जरूर कर दिया. ठीक है, एंडोर्स विदाउट राइटिंग हियर नेम. अब यहाँ पे उसने नेम नहीं लिखा तो बेटा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन रहा था? पहले ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अब क्या बन गया? ये होता है ब्लैंक और बियरर. क्लियर है? ब्लैंक का मतलब इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो सकता है फिर भी बट
उसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा, एंडोर्स्ड विद सिग्नेचर्स। अब वो चोरी हो गया अगर, तो कोई भी पैसे ले सकता है, बाद में कंप्लेंट देखी जाएगी। एनी डाउट्स? सो इट वाज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इन द बिगिनिंग, yes or no? Yes, sir. During transfer it's full endorsement, Yes. ठीक है, it's order instrument, but if you endorse it without the name of the party it will become a bearer or a blank instrument. Any doubts? कोई questions? ठीक है, चलें आगे? Okay. Next is promissory note under section 4. Promissory note under section 4 क्या होता है? It is an instrument in writing, unconditional undertaking signed by the maker. Very good. Signed by the maker. देखो promissory note क्या है? I promise to pay रौनक ₹5 लाख। तो मैं यहाँ पे debtor हूँ उसका। Debtor means मैंने उसको पैसे देने हैं, उसने मेरे से पैसे लेने हैं, तो maker is a debtor, ठीक है? Unconditional होना चाहिए, signed by the maker होना चाहिए, pay a certain sum of money होनी चाहिए, to order of a certain person or to the bearer, ठीक है? पार्टीज इसमें दो हैं, एक ड्रॉअर यानी कि एक मेकर यानी कि डेटर और दूसरा पे जिसको पैसे मिलते हैं। मेकर इज द वन हु प्रॉमिसेस टू पे एंड द पे इज द वन टू whom the amount is paid. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके वही हैं बेटा, it should be in writing, it should be promised to pay and without any condition होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट सिर्फ ऑर्डर ही होता है, वो बेयरर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेयरर? देखो ध्यान से सुनो, जो बेयरर प्रॉमिसरी नोट्स है ना, वो 2 पर्संस के पास अथॉरिटी है बनाने की पूरे इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे करेंसी नोट्स। अब अगर मैं ऐसे बना के दे दूं आगे आगे आगे, तो हम तो अपना ही करेंसी नोट बना बैठे हैं, व्हिच इज इलीगल। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट कैन never be bearer, it can always be an order instrument. Any doubts? ठीक है, क्लियर हो गया? Signed by the sum इसमें भी आएगा, S for sign, U for unconditional undertaking and M for it should be only payable for money only. Any doubts? Okay. अच्छा, अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी, जैसे कि हरजोत सिंह बोलता है आई प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू रौनक इफ सानिया मैरीज मी, कंडीशन लगा दी, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? क्योंकि इसमें कंडीशन लगी है। बट अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं आई प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू रौनक इफ सन राइजेस नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये होनी है। अगर मैं बोल दूं I promise to pay Harjot Singh 5 lakh rupees if someone dies tomorrow चलो हटा देते हैं, if someone dies death is certain, कभी ना कभी तो वो मरेगा, तो ये valid promissory note। Any doubts? वो कंडीशन अगर हो सकती है ना, फिर वो चल जाएगी, कोर्ट उसको चला देगा, लेकिन अगर कंडीशन हो ही नहीं सकती पॉसिबल, मैरिज वाली कंडीशन पे हम भरोसा नहीं करेंगे, स्पेशली मैं तो नहीं करूंगा, तो इसलिए उस केस में हम कंडीशंस को अपनाएंगे नहीं। क्लियर है? चलिए ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है। चलो, रोशनी स्टैंड। मैंने एक चीज बताना भूल गया, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैम्प होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी चेक पे होनी चाहिए। नो सर, नहीं, चेक्स पे कभी भी स्टैम्प नहीं। चलो, हरजोत सिंह कहता है रोशनी को आई ओ यू ₹500, is it a promissory note? Yes or no? No, sir. Very good, sit down. Son, रौनक कहता है I acknowledge to pay you ₹500, is it a promissory note? क्यों? Paper taxes. Very good, sit down. रौनक, I acknowledge to pay you 500 on the demand, is it a promissory note? नो सर, Son, over to you. है, क्योंकि डिमांड वाला भी तो चलता है ना, टाइम तो आ गया ना कि जब मर्जी मांग लेगी मैं तुझे पैसे दे दूंगा। इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, इट इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो, इट इज वन एंड द सेम। ओके शिवानी, आई प्रॉमिस और आई एक्नॉलेज टू पे यू बाय इंस्टॉलमेंट्स, इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? नो, इट इज नॉट, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन। इसमें टाइम ही आपने स्पेसिफाइड, बट नहीं किया ना, मैंने नहीं बोला टाइम, तो तूने क्यों अज्यूम कर लिया मैंने टाइम बोला? बैठ जा, इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट का स्पेसिफाइड, फिर चल जाएगा ना, मैंने नहीं बोला ना।
सर हाँ जी। जो आपने बोला कि आई एक्नॉलेज टू पे यू 500 ऑन स्पेसिफाइड डेज है मतलब कि ऑन ऑर्डर तो डिमांड ऑर्डर नहीं है, Demand. ऑर्डर तो मतलब नाम ऑफ द पर्सन, डिमांड मतलब जब मांगोगे मैं दे दूंगा। मान लो मैंने आपसे सामान खरीदा, रौनक भैया आपकी दुकान है, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने प्रॉमिसरी नोट बना दिया, आई प्रॉमिस टू पे रौनक भैया ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी, लिख दी मनी में, तो चाहे कल मांग लो मैं दे दूंगा वैसे। जो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। जो भी आपने बताया था कि जो वॉयलेट करती है आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या था वो ये था कि आप अपना प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं बना सकते, नाम लिखा होना चाहिए उसमें, किसी को भी नहीं आप ट्रांसफर ऐसे कर सकते। तो प्रॉमिसरी नोट शुड नॉट बी बियरर, इट शुड ओनली बी ऑन ऑर्डर। नहीं तो अगर आप बियरर बना रहे हो तो आप करेंसी बनाने लग गए कंट्री, वो तो इलीगल है। चले आगे। यस प्रजोत सिंह, ओके, आई एम बाउंड टू पे यू व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम यू। I am bound to pay you which I received from you. Is a promissory note? No. Very good, Sira. Bound to pay you is a liability. That doesn't mean you are promising to pay. Okay. Roshni, back to you. I promise to pay rupees 500 and all other sums. I promise to pay rupees 500 and all other sums. Is it a promissory note? No, it is not. The sums should be certain. Sira. Sanet, I promise to pay rupees 500 plus fine according to the rules specified according to Income Tax Act. It is a promissory note because rules are same for everyone. मैंने बोला मैं 500 रुपए तो दे रहा हूँ प्लस जो फाइन बनेगा ना अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी पे करूँगा, तो यस इट इज अ प्रॉमिसरी नोट क्योंकि फाइन सबके लिए क्या है, लॉ सबके लिए क्या है, सेम। ठीक है। रौनक, I promise to pay you 500 after deducting any money from you that you owe me. Is it a promissory note? है दोबारा समझो। I promise to pay you 500 after deducting any money you owe me. नहीं है। Any money is again not certain money. Any money क्या है? What is any money? There is no any money. It should always be certain. बैठिए। शिवानी, ये तुम्हें टॉपिक्स आते थे, स्टार्टिंग वाला तुम्हें इजी लगा। Anyhow, I owe you 500 which I am going to pay you when I will be convenient to pay. Is a promissory note because convenient to pay is a condition. टाइम इज नॉट सर्टेन Sit down. Good. I promise to pay you when you will deliver the goods to me. I promise to pay you when you will deliver the goods to me. Is a promissory note. Why? It is a condition. Very good. Sit down. Next. ये हम already discuss कर चुके हैं. I promise to you to pay certain sum of money if you marry Sanya. Marriage पे विश्वास, लेकिन death पे विश्वास, क्योंकि death is certain condition. Very good. Okay. I promise to pay 500 on D's death, provided D leaves me enough to pay that sum. I promise to pay you rupees 500 on D's death, provided D leaves me enough money to pay you. अगर D पैसा छोड़ के जाएगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा 500 मेरे लिए, अगर पैसे कंडीशन लगा दी तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी। हरी बोल, दिस क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेम अगेन। शिवानी, I promise to pay you 500 and deliver him my horse on 1st January. कंडीशन तो है ही है बट यहाँ पे मनी नहीं है, horse is not money. सलाम। I promise to pay 20 shares and 10 debentures of RCZ Limited. No, sir. It is not money again, so therefore it is not a promissory. No. बस बैठ। चलो अब आगे सुनो ध्यान से। रोशनी ने ना एग्जीक्यूट किया एक प्रॉमिसरी नोट। रोशनी ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, उसमें लिखा I promise to pay a sum of 10,000 after 3 months. Is it a promissory note? No, sir. Because it's payable to bearer and it is. Very good answer. He's only the one kid in my class who is a vendor. रोशनी ने एक एग्जीक्यूट किया प्रॉमिसरी नोट। I promise to pay a sum of 10,000 after 3 months. किसको? लिखा ही नाम।
तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, सिर्फ बनाना किसको अलाउड है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल। मनन वालों के पेपर में ये क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मनन नहीं, इससे पहले वाला बैच कौन गया है? जुड़ गया। क्लियर हो गया? तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या था कि a bearer promissory note is cannot be made because it is illegal to make. It can be made only by Reserve Bank of India or central government like Ministry of Finance. चलिए, promissory note खत्म। Next topic क्या है हमारा? Bills of exchange. It is instrument in containing an undertaking signed by the maker, certain person, certain sum of money to the person or to the order. To the person or to the order. Three parties: drawer, who will make the bill; drawing, who will accept the bill; and pay, जिसको पैसे मिलेंगे। ठीक है? To whom the money is to be paid. देखो, मैंने बिल बनाया रौनक के ऊपर, मैं ड्रॉअर बन गया। रौनक क्या बन गया? ड्रॉइंग बन गया। अगर ड्रॉइंग ने आगे इंडोर्स कर दिया, सॉरी मैंने अगर आगे सान्या को इंडोर्स कर दिया, ड्रॉअर इंडोर्स करता है, तो सान्या क्या बन गई? पेई बन गई। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? मेरी या रौनक की? रौनक की। ड्रॉई इज फर्स्ट पर्सन हु इज लायबल, ड्रॉअर इज सेकंड पर्सन हु इज लायबल। दोबारा सुनो, मैंने बिल बनाया 10,000 का, रौनक को थमा दिया, रौनक ने एक्सेप्ट करके बिल मुझे वापस दे दिया। मैंने वो बिल आगे इंडोर्स कर दिया सान्या ने, अब बिल डिसऑनर हो गया। तो पहले पेमेंट कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। पहले कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। ड्रॉई को पकड़ेंगे पहले, फिर नहीं हो रही पेमेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बात की बात, फिर सेकंड लायबिलिटी किस पे आएगी? ड्रॉअर। एनी डाउट्स? तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क में केस स्टडी में आ सकता है कि प्राइमरी लायबिलिटी किसकी आएगी? हमेशा ड्रॉई की। चलिए आगे। ओके, आई ऑर्डर टू पे यू, मतलब हरजोत सिंह सेज दिस, आई ऑर्डर टू पे यू रोशनी टू पे शिवानी, इज इट अ बिल ऑफ एक्सचेंज? हरजोत सिंह सेज आई ऑर्डर टू पे यू, रोशनी को बोला उन्होंने, हरजोत सिंह ने क्या बोला? आई ऑर्डर टू पे यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम शिवानी को पे करो। इज इट अ बिल ऑफ एक्सचेंज? Yes, it is direct endorsement. डायरेक्टली आपने एंडोर्स कर दिया ना उसको। आपने ड्रॉअर में किसको बोला? रोशनी को बोला। मतलब ड्रॉअर हरजोत सिंह और रोशनी क्या है यहाँ पे? ड्रॉई है। उसने ड्रॉई को सीधा क्या बोल दिया कि जाके पेई को पैसे दे दो। Yes, it is proper bill of exchange. रिलायंस लोगों कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें होता है एक्सप्रेस वर्ड, ऑर्डर टू पे। इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की सेम है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक में याद रखना, ऑर्डर टू पे। यहाँ पे वो ऑर्डर वर्ड लिख सकते हो। ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस खुद पढ़ना है, मैंने पढ़ा। सेक्शन 6 दैट इज चेक्स। चेक इज आल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉअर मैंने चेक काट के दिया, लिख दिया पेई का नाम, उस पे पे शिवानी, बट ड्रॉई कौन है यहाँ? बैंक, क्योंकि मेरे बैंक से पैसे कटेंगे। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन डिमांड। ठीक है? जब वो डिमांड करेगी, जब तक वो चेक नहीं लगाएगी पेमेंट नहीं होगी। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड। इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या होती है बता सकते हैं? जैसे मान लो एक हरजोत सिंह, उसका खाता पीएनबी में, और एक रौनक है, उसका खाता एसबीआई में। ठीक है? हरजोत सिंह ने चेक काट के दिया। अब ये एसबीआई में लगाएगा तो किसका अकाउंट का है? एसबीआई में। अब चेक क्लियर होने में कितने डेज लग जाएंगे? 3 डेज लग जाएंगे। ठीक है? तो एसबीआई क्या करेगा? इस 3 डेज को बचाने के लिए उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा? इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट करेगा, जो एक क्लिक के ऊपर जाएगा आरबीआई को नोटिस। आरबीआई उसको एश्योरेंस देगा कि पीएनबी से पैसे काट लो। बैंक चेक करेगा कि हाँ पीएनबी में हरजोत सिंह के अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स है और कोई स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का कोई नोटिस नहीं। सेक्शन 139 यहीं पे कवर हो गया। वो स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का कोई ऐसे उसने हरजोत ने नहीं बोली, तो विद इन अ क्लिक जो अकाउंट से पीएनबी से पैसे कहाँ पहुंच जाएंगे? एसबीआई में। इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेव होगी, प्रूफ बन गया।
जब वो चेक था उसको हम फाड़ देंगे बीइंग अ बैंकर कि इसकी पेमेंट हो गई, उसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। जो चेक फट जाता है क्लियर होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड चेक। समझ में आया ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? सो ड्रॉअर इज द वन हु ड्रॉज द चेक। मैंने चेक काटा, सर इस केस में हरजोत ने चेक काटा, वो क्या बन गया? ड्रॉअर। लायबिलिटी इज प्राइमरी, ठीक है, एंड कंडीशनल चेक पेड बाय द बैंक। Liability is primary and it can be conditional and it is paid by only bank. Any doubts? चलिए आगे. After when the payment is done, when the bank will tear off that check, it is called truncated checks. Drawee जो होता है वो पेमेंट करता है बैंक. Bank is the drawee here. ठीक है. And pay means रौनक जिसको पैसे मिले. Any doubts? Features, all features of bills of exchange. ठीक है. ड्रॉई यहाँ पे हमेशा कौन रहेगा? बैंकर रहेगा। ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। जब तक आप पेमेंट, जब तक रौनक भैया चेक नहीं लगाएंगे तब तक पेमेंट नहीं होगी। ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। कैन आई से दिस? ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक्स? यस। ठीक है। कंडीशंस चेक्स इशूड। हाँ अच्छा, एक यहाँ पे सेक्शन 138 बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 138 कहता है डिसऑनर के बाद। इसके बारे में डिसऑनर। देखो तुमने सुना होगा बेटा, अगर चेक डिसऑनर हो जाए ना तो उस बंदे पे केस कर सकते हो। उसको 2 साल की सजा और फाइन, डबल द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है, परंतु इस केस में 6 कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी को पता है वो कंडीशंस? सानिया, कब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो डिसऑनर पर? तो उसकी इंटेंशन ऐसे कुछ नहीं। एक आधी कंडीशन बताओ। अगर चेक की वैलिडिटी पीरियड में भी हो, वेरी गुड, 3 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड नहीं हो, ठीक है। और अगर हमें ड्रॉइंग नहीं मिला, नहीं अगर सारी जो कंडीशन साइन वगैरह उसका प्रॉपर है, अमाउंट सर्टेन उसके। सुनो सुनो सुनो, पहले कंडीशंस बताता हूँ फिर केस स्टडी करेंगे। चेक मस्ट बी इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट। कोई डेट होनी चाहिए तभी चेक दिया। कर्जा ही नहीं है तो चेक देना फिर आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गुड्स खरीदे थे तो मैंने चेक दिया, डिस्चार्ज ऑफ डेट, पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन नहीं, दूसरी कंडीशन चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ्स। तीसरी कंडीशन जो चेक बाउंस हुआ है, डिसऑनर हुआ है, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स हुआ है, या फिर उसने पेमेंट स्टॉप करवाया। दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 इनसफिशिएंट फंड्स, नंबर 2 स्टॉप पेमेंट हो गई। उसके बाद जब स्टॉप पेमेंट हो गई, डिसऑनर हो गया, तुम घर आ गए मायूस से होके, तुम उस पार्टी को नोटिस दोगे? Yes, तो sir. नोटिस देना बेटा विद इन 30 डेज, विद इन 30 days. टू डिमांड पेमेंट कि भाई तुम्हारा चेक क्या हो गया? Yes, डिसऑनर, आप पेमेंट कर दीजिए। फिर उसको 15 दिन का और टाइम देना है कि पे कर दे। 15 डेज का एडिशनल टाइम भी देना है कि पेमेंट आराम से आप कर दो। फिर विद इन 1 मंथ आप कोर्ट में जाओगे। अगर आपको वो कोर्ट में जाने के लिए भी 1 मंथ से ऊपर निकल गया, फिर अब आप केस नहीं कर सकते। क्लियर होगी? 6 कंडीशंस दोबारा बताऊं। पहली, it should be for discharge of liability. Number 2, check should be presented within 3 months. Number 3, check is bounced due to insufficient funds or signatures का रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। साइन मैच नहीं हो रहे, वहाँ नहीं है, वो नहीं लगेगा इस केस में। समझ में आ रहा है ना? 4th, within 30 days आपने उसको बोलना है पेमेंट कर दो, 15 दिन और देने हैं कि पेमेंट कर दो, और 1 महीने के अंदर कोर्ट में कंप्लेन कर देंगे। चलो, अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ शिवानी से और कोई नहीं बोलेगा। हरजोत सिंह ने अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पे चेक गिफ्ट किया 5 लाख का, और वो बेटा बाउंस हो गया, क्या वो केस कर सकती है इसमें? हरजोत सिंह पे हाँ जी, उसकी वाइफ। नहीं, क्यों? उनका तो रिलेशनशिप है ना फिर। तो हरजोत बॉयफ्रेंड वर्सेस बॉयफ्रेंड थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। हरजोत सिंह कर सकता है। अपनी वाइफ के केस नहीं, वो वाइफ कर सकती है हरजोत सिंह के केस। कर सकती है। हाँ, पर नहीं कर सकती। एक बार क्या ब्रेक जरूर बोल देंगे किसी सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, जल्दी बोल दे मां। क्लियर नहीं करनी नहीं होगी। क्या क्लियर नहीं, नहीं? ये वो केस नहीं करेगी। बैठ जा। रोशन, हरजोत सिंह ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया चेक और वो बाउंस हो गया, तो क्या वो केस कर सकती है? Existence of debt is there. वेरी गुड आंसर रोहन।
देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। कोई कर्जा थोड़ी था, गिफ्ट दी थी अगले मैंने ने। बोला यार दोनों केस में ओए ओए। गिफ्ट चलो बोला था मैंने। नेक्स्ट पॉइंट। हरजोत सिंह ने रौनक को एक चेक दिया, हाँ जी। ठीक है, और हरजोत सिंह ने ना बैंक को नोटिस भेज दिया, स्टॉप पेमेंट, मुझे रौनक को भरोसा नहीं है, मैंने नहीं देने उसको पैसे। तो क्या उस पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा? ये हरजोत सिंह ने रौनक को चेक दिया 5 लाख का, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट भी है, सब कुछ है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन स्टॉप पेमेंट कर दी उसने बैंक को। तो क्या ये सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा? होगा। यस सर। ये भी इंटर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसका सिंपल। चलिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बोलता है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। ड्रॉन इन इंडिया, वो इंडिया में क्या होना चाहिए? और नहीं, और नहीं, एंड पहली कंडीशन है ड्रॉन इन इंडिया। टेबल नहीं चुप हो जाओ। सेकंड कंडीशन में चॉइस है, ठीक है, वो क्या कह रहा है? पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन इंडियन रेजिडेंट। पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन इंडियन रेजिडेंट, इसमें से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो चलेगा, वो इनलैंड में, लेकिन पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। समझ आ गया रूल? चलिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट इज endorsed to the foreign। अगर ये कंडीशन पास हो गई, वो इनलैंड बन गया ना, उसके बाद एंडोर्समेंट चाहे आप लंदन में करो उसकी, फिर भी वो क्या रहेगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। बस ये प्राइमरी याद रखना, उसका प्राइमरी टेस्ट होना चाहिए। प्राइमरी क्या है? पहला ड्रॉन इन इंडिया और पेबल इन इंडिया और Drawn- ड्यू ऑन इंडियन रेजिडेंट। वेरी गुड, ड्रॉन ऑन इंडियन रेजिडेंट। इन दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई कर गया तो वो इनलैंड बन गया। उसके बाद चाहे तुम उसको जहां मर्जी एंडोर्स कर दो, डजंट मैटर। एनी डाउट्स? चलो फिर क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं। स्टार्ट प्रश्न। बिल ड्रॉन इन दिल्ली अपॉन अ मर्चेंट इन आगरा एक्सेप्टेड एंड पेबल इन लंदन। वेरी गुड आंसर। ड्रॉ दिल्ली में हुआ, किस पे ड्रॉ हुआ? आगरा के रेजिडेंट में हुआ। ड्रॉ इंडिया में हुआ, दिल्ली इज इन इंडिया, और जो रेजिडेंट है वो भी इंडियन है आगरा का। दोनों कंडीशंस क्या हो गई? चाहे पे हम कहां कर रहे हैं, उस पे डॉट्स कहां कर रहे हैं, फॉरेन में, डजंट मैटर, वो इनलैंड में। एनी डाउट्स? सन है। बिल ड्रॉन इन इंडिया अपॉन अ मर्चेंट इन लंदन पेबल इन इंडिया। वेरी गुड। ड्रॉन इन इंडिया, पेबल इन इंडिया। पेबल इन इंडिया, तो इनलैंड। चाहे वो बंदा कहां का है, इंडियन रेजिडेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है? लंदन का बंदा, तो वो इनलैंड रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि इसने ये दोनों कंडीशंस क्या कर दी? Satisfied। चले आगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। रौनक, बिल ड्रॉन इन दिल्ली अपॉन अ मर्चेंट इन लंदन, बस इतना ही। इंग्लैंड में वेरी गुड। चला, ड्रॉ कहाँ हुआ? इंडिया में। दिल्ली में, लेकिन ड्रॉ किस पे हुआ? लंदन। लंदन में हुआ। मतलब वो पेबल इन पेबल इंडिया तो है ही नहीं, और वो इंडियन रेजिडेंट भी। भी। ये कंडीशन क्या हो रही है? आंसर So definitely फिर वो foreign instrument बन गया। Those instruments which are not inland are foreign instruments. रोशनी, next one is yours. Drawn in London, payable in Agra. बड़ा सिंपल। फॉरेन है सर। जब वो ड्रॉ ही नहीं हुआ इंडिया में तो वो है ही नहीं। पहली कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड, तो दूसरी चेक ही मत करो, ठीक है? मिला है? चलिए, ड्रॉन इन दिल्ली, मर्चेंट ऑफ आगरा, पेबल इन लंदन। मर्चेंट ऑफ आगरा, पेबल इन लंदन। लिटरेट, ड्रॉन इन दिल्ली, मर्चेंट ऑफ आगरा, पेबल इन लंदन। मर्चेंट ऑफ आगरा इज इंडियन रेजिडेंट। Drawn in India। उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। दोनों में से एक सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऐसे तो एक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ना मैंने रिपीट किया, भी पूछ चुका हूं मैं। बैठ जा। आइदर पेबल इन इंडिया और ड्रॉन इन इंडिया। चलो भाई, रौनक, ड्रॉन इन लंदन, पेबल ऑन अ मर्चेंट ऑफ आगरा, पेबल इन दिल्ली। इंग्लैंड। कैसे? दोबारा सुनियो। ड्रॉन इन लंदन, क्वेश्चन यही खत्म हो अरे गया। सॉरी फॉरेन। Sit down.
चलिए बाद में डिस्कस करते हैं बाद में। चलो नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 134 फॉरेन बिल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। फॉरेन बिल में ना दो चीजें हैं, एक मेकर और ड्रॉर और एक एक्सेप्टर और एंडोर्सर, दो रूल्स हैं इसके सेक्शन 134 के। जो मेकर है ना उसके लिए रूल है प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट मेड, और जो एक्सेप्टर है उसके लिए है प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल। दोबारा बता, फॉरेन बिल में दो रूल्स पढ़ोगे, एक है मेकर का रूल और एक है एक्सेप्टर का रूल। दोनों किसके हैं बोलो पहले याद करो, एक है मेकर का रूल और एक है एक्सेप्टर का रूल। ठीक है, मेकर का रूल क्या होता है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है, मेकर बना रहा है ना, उसका रूल क्या देखना है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट वहां का रूल अप्लाई करेंगे। और एक्सेप्टर का रूल क्या होगा, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल होगा, पेबल होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लिखो कॉपी पे एग्जांपल जल्दी। हरजोत सिंह ने वैसे ही बनाना जैसे मैंने बनाना, ठीक है। हरजोत सिंह ने बिल ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज सान्या के ऊपर, बन गया। सान्या यूके में रहती है, हरजोत सिंह साउथ अफ्रीका में रहता है। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। ड्यू डेट के ऊपर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब पनिशमेंट के रूल्स ये हैं कि जहां पे साउथ अफ्रीका है वहां पे 18% पर एनम पेनल्टी, और सान्या की कंट्री में 6% पर एनम। तो अब बताओ हम किस रूल को अपनाएंगे। वो अपने सर जहाँ पे पेबल पेनल्टी होगा, कितनी, वेरी गुड, 6% जहाँ पे पेबल है, जहाँ पे पेबल है, जहाँ पेबल है केबल कहां पर है, 6%। साउथ अफ्रीका में। हरजोत सिंह वाज इन साउथ अफ्रीका, 18%। उसने सान्या के ऊपर बिल ड्रॉ किया जो कि कहां पे है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जो मैच्योरिटी डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसकी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, इसकी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब बिल डिसऑनर हुआ तो प्राइमरी लायबिलिटी सान्या क्यों पे करनी है, तो प्राइमरी लायबिलिटी इसकी है, बट पेमेंट तो वो कौन सी कंट्री के अमाउंट में करेगी, उसके डॉलर्स में जाएंगी ना पेमेंट, अगर दोनों की करेंसी अलग है तो पेबल कहां पे होगा, वही विनर हुआ ना। ये मैंने क्या रूल बताया, अगर मेकर लायबल हुआ तो देखना है कि कहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज। अगर एक्सेप्टर लायबल हुआ, अब डिसऑनर हुआ है तो कौन लायबल होगा, अगर वो लायबल हुआ तो ये देखना है पेबल कहां पर है। अब पेबल साउथ अफ्रीका में है तो वहां पे रूल क्या लगेगा, 18%। सीए इंटर फाइनल एग्जाम क्वेश्चन 3 मार्क्स। चलिए सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए कि पेबल वहां पे ये रूल लग रहा है फॉरेन बिल का सेक्शन 134, भूलना मत। चले बेटा आगे, इनकोएड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 याद है, अभी बताया था मैंने। इनकोएड इंस्ट्रूमेंट पूरा वैलिड होता है, पूरा होली भी हो सकता है, पार्शियली भी ब्लैंक हो सकता है। अमाउंट कैन आल्सो बी ब्लैंक, इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड इट मस्ट बी डिलीवर्ड। Inchoate instrument must be signed, must be stamped and must be delivered. Any doubts? No. Holder or original party can recover the amount only up to the consideration between the parties. सचिन तेंदुलकर वाला एग्जांपल याद करो, वो सिर्फ 50 करोड़ ले सकता था आईपीएल से, लेकिन उसकी वाइफ, इसकी वाइफ रोहित की जो वाइफ है वो 60 करोड़ ले सकती थी, रोहित भी 60 करोड़ ले सकता था क्योंकि वो क्या था, holder you owes. Any doubts? चलिए होल्डर इन ड्यू कोर्स की तीन कंडीशंस होती हैं। इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, जो ट्रांसफर हो रहा है ना वो मैच्योरिटी डेट से पहले होना चाहिए एंडोर्स। दूसरा इट शुड बी अगेंस्ट सम कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा गुड फेथ में होगा वो जिसको भी ट्रांसफर करेगा और वो सारे डिफेक्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, वाइफ ऑफ रोहित also can demand the same amount which the holder in due course, who is the transfer, 60 crores. Clear? Okay. Section 17 है ambiguous instruments.
Ambiguous instrument एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है which is vague and cannot clearly identify as either it is a bill of exchange or it is a promissory note. ठीक है? होल्डर को एज्यूम करना पड़ता है कि मैं इसको क्या मान रहा हूँ. इसको बोलते हैं ambiguous instrument, जिसमें confusion है आपको पता ही नहीं लग रहा. क्या नहीं पता लग रहा कि वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है या वो एक प्रॉमिसरी नोट है. तो जो होल्डर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, assumption लेनी पड़ेगी कि मैं उसको क्या मानूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज मानूंगा या प्रॉमिसरी नोट. बस इतना ही सेक्शन. चलो जी, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दैट इज नेगोशिएशन. नेगोशिएशन का मतलब मैं बता चुका हूं, ट्रांसफर. either a bearer instrument is transferred, either an order instrument is transferred. Whenever an order is there, you will write the name of the person, you will sign that, and you will write the word endorse. ठीक है? And when it is a bearer instrument, it is just by a mere delivery. Delivery can be actual and it can be constructive. Now, what is constructive delivery in negotiable instrument? If Sana is not there, I will give the bill of exchange to her husband or Jyot Singh. That is all constructive delivery. Or delivery to an agent of the principal is also constructive delivery. Any doubts? Clear है? चलिए. केस स्टडी करते हैं. फटाफट से जल्दी लिखो. वैसे ही बनाना है. हरजोत सिंह ने चेक दिया रौनक को 2 लाख का. जल्दी. हरजोत सिंह ने एक चेक दिया रौनक को कितने का, 2 लाख. रौनक ने वो चेक आगे मिस्टर एक्स को एंडोर्स कर, सुन लो क्वेश्चन, एंडोर्स वर्ड लिख दिया और अपने लॉकर में रख दिया. अपने लॉकर में रख दिया और एक्स की डेथ हो गई. रौनक ने अपने लॉकर में रख दिया और एक्स की डेथ हो गई. और एक्स की डेथ हो गई. ठीक है, उसने उसमें लिख लिया एक्स, लेकिन डेथ हो गई एक्स की. तो क्या ये एंडोर्स हो चुका है? No, क्या एलिमेंट मिसिंग Must be है? given. वेरी गुड. सीए इंटर एमसीक्यू. चलो भाई, नेक्स्ट केस स्टडी जल्दी लिखना. हरजोत सिंह owes money to रौनक. Harjot Singh owes money to Ronak. He makes a promissory note. He makes a promissory note. He makes a promissory note in favor of Ronak. In favor of Ronak, comma, in safety of transmission. In safety of transmission. He cuts the promissory note into 2 parts. फाड़ दिया उसने promissory note 2 parts में कर दिया. And post it to Ronak. आधा उसको भेज दिया, आधा अपने पास रख दिया. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes sir. हरजोत सिंह ने रौनक के लिए एक promissory note बनाया और उसको आधा टुकड़ों में फाड़ के आधा रौनक को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया. He calls Ronak. He calls Ronak to send back the half note. To send back the half note. Decide how the rights of parties are adjusted. Decide how the rights of parties are adjusted. 1 line आंसर है, लेकिन सीए इंटर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया. Very good answer. Delivery should be in full, not in parts. ये आंसर है. लिखो. Delivery should be whole, not partial. Any doubts? No. Next topic, presentment. Next topic is presentment. प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? सुनिए ध्यान से. प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है कि आप अपने बिल को या इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो. क्या कर रहे हो? either for acceptance, either for payment. जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है
तो आप ड्रॉइंग को देते हो क्या करने के लिए, या फिर पे करने। क्लियर है? हाँ जी। इसको बोलते हैं प्रेजेंटमेंट। ये है मीनिंग प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करना। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, पहली बात किसकी करेंगे हम, बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो देखो बेटा, चेक और जो प्रॉमिसरी नोट होता है ना, उसमें एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रॉमिसरी नोट तो मैं खुद बना रहा हूँ, आई प्रॉमिस टू पे रौनक, तो उसमें मैं उसको बोलूंगा एक्सेप्ट कर? नहीं। मैं चेक दे रहा हूँ देवा मैम को, क्या मैं बोलूंगा आप इसको एक्सेप्ट करो? नो। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटमेंट की जरूरत किसमें है, क्योंकि तुमने बिल ड्रॉ किया, किस पे किया, ड्राइंग पे, तुम उसको बोलोगे एक्सेप्ट करो। तो प्रेजेंटमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट in case of only and only bill of exchange other than checks and promissory notes. इसको प्रेजेंट प्रेजेंट करना बिल्कुल, चाहे एक्सेप्ट करने के लिए चाहे पे करने के लिए। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिख लेना साथ साथ, पेबल आफ्टर साइट must be within reasonable time and in business hours. Normally कितने hours? 48 hours excluding business public holidays. साथ साथ समझा रहा हूँ। साइट का मतलब दिखाना, ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर दिखाना है। विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और नॉर्मली कितने आवर्स दिए हैं लॉ ने? 48 आवर्स दिए हैं, और उसमें पब्लिक हॉलिडेज इंक्लूडेड नहीं। ठीक है भाई। इन डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट, सेकंड रूल, इन डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट, अगर आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, जैसे रौनक ने वो चेक अपने लॉकर में रख लिया था, प्रेजेंट ही नहीं किया, दिया ही नहीं, या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया, तो नो पार्टी इज लायबल टू पे। कॉमन सेंस। बेटा जब तुम प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर पे कोई लायबिलिटी अराइज नहीं। एनी डाउट्स? ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज directed to drawing at a particular place, at a particular place, then it must be presented at that particular place. मतलब अगर उसने बोला कि मैं पेमेंट पटियाला में करूंगा, तो आपको पटियाला में ही जाके उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये रूल्स थे हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्रेजेंटमेंट। क्लियर? आई विल गिव यू नोट्स, नोट डाउन मत करो। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉमिसरी नोट की प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट पड़ेगी। आफ्टर साइट का मतलब होता है दिखा के, तो आफ्टर साइट मींस उसको वो प्रॉमिसरी नोट दिखाना है हमें। तो प्रॉमिसरी नोट पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट का पहला रूल, it must be done within a reasonable time. It must be done within a reasonable time and within the business hours. रात को 2 बजे उसको फोन नहीं करना, मैं प्रेजेंट करने आया हूँ, आ जाओ कैसे। ठीक है। डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, सेम रूल्स जो ऊपर लिखे। डिफॉल्ट अगर प्रेजेंटमेंट में हुए हैं, क्या था रूल उसका? अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है प्रेजेंटमेंट में तो नो पार्टी इज लायबल टू पे। सेम रूल। क्लियर हो गया? दोनों में ये रूल क्या है? सेम। उसके बाद बस के प्रेजेंटमेंट खत्म हो गया। अब है रूल एज टू कंपनसेशन। रूल एज टू कंपनसेशन, इसका मतलब है सेक्शन नंबर 107 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इन केस ऑफ डिसऑनर होल्डर कैन क्लेम। देखो जब डिसऑनर होता है तो होल्डर क्या ले सकता है? होल्डर लेगा जितना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, ले सकता है। Yes, sir. दूसरा, वो बेचारा जाएगा पहले प्रेजेंट करने, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी खर्चा कर सकता है। Yes. उसके बाद वो नोटरी के पास जाएगा, वहां पे नोटिंग चार्जेस पे करेगा। ठीक है। नोटरी जब एंट्री करेगी उसकी वो वाले चार्जेस भी नोट कर लेगा वो। तो नोटरी ना टेस्ट करती है कि हाँ वाकई में ही
ये डिसऑनर हुआ है, तो वो भी अपने चार्जेस बीच में ले लेगा, तो वो चार्जेस भी अल्टीमेटली वो ड्रॉइंग से Drawing चार्ज से करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद और क्या ले सकता है? इंटरेस्ट ले Interest. सकता है, कितने परसेंट पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल द एक्चुअल पेमेंट रिसीव। अगर मान लो 3 अगस्त को पैसे मिल रहे थे, ड्यू डेट थी, और उसने पेमेंट 3 अक्टूबर को करी है, तो ये जितने महीने हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने परसेंट चार्ज करेगा? 18% पर एनम। सर ये फिक्स है 18, ये फिक्स है, 10% नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 18% फिक्स है। चले आगे, हाँ जी रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। देखो किसको करना है? टू हूम? मेकर, यस सर। acceptor in case of bill of exchange and drawing in case of checks। 3 रूल्स। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर को प्रेजेंट करोगे, उसके बाद एक्सेप्टर को करोगे इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में ड्रॉइंग। Drawing। एनी डाउट्स? नो। चलिए, डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, प्रेजेंट ही नहीं किया, तो नो पार्टी इज लायबल टू पे। एक्सेप्शन, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक्सेप्शन को हम डिटेल्स में करेंगे, तो ये पॉइंट बाद में करेंगे। टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट शुड बी डन विद इन अ Reasonable period of time। hours। अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट या आफ्टर साइट है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट के पहले आप प्रेजेंट कर दो उसको, ठीक है? मैच्योरिटी डेट से पहले आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है, पेमेंट क्या कर रहा है वो? इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा है, तो आपको अमाउंट सर्टेन करना पड़ेगा, प्लस उसको 3 दिन, वेरी गुड, 3 दिन क्या देने हैं? ग्रेस Grace डेज days। भी देने। समझ में आ गया? सर उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं है तो ड्रॉर बाउंड तो नहीं है ना इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं, रिसीव करने के लिए? उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट स्पेसिफाइड प्लेस पे हो रही है, ये भी कर लिया, Yes, तो sir। उसी स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रेजेंटमेंट होनी चाहिए। अगर मान लो प्लेस मिला ही नहीं उसका, तो बिजनेस प्लेस पे कर दो उसके, या फिर उसके घर चले जाओ, दोनों में से एक चूज कर लो, इधर बिजनेस प्लेस और इज रेजिडेंस। अब मान लो वो भी नहीं पता तुम्हें, तो कहीं पे भी वो घूमता हुआ दिख जाए ना, वहीं पे पकड़ा दो उसको प्रेजेंट में। क्लियर हो रहा है कि भाई तूने पेमेंट करनी है, कर दे। एनी डाउट्स? उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स ऑन डिमांड, दे शुड बी डिमांडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। जो डिमांड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये नहीं तुम 5 साल बाद पैसा लेने जा रहे हो, इट शुड बी डिमांडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक तो हो गया ना, तो फिक्स टाइम पीरियड है, अगर टाइम है ही नहीं उस पे मेंशन, तो अगर वो डिमांड के ऊपर है, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में दिया था, आई प्रॉमिस टू पे रौनक ऑन हिज डिमांड, तो इट शुड बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एनी डाउट्स? 3 साल से पहले 3 मंथ्स डिमांड पे सर, टाइम पे डेट नहीं, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। वो हिडन कॉन्ट्रैक्ट। अब कहाँ पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जो सीए करते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि कम बच्चे करते हैं? ज्यादा करते हैं। कम करते हैं 50%। लिख लो सीयू की हरी अप। जहाँ पे हमें प्रेजेंटमेंट नहीं करनी, उसको याद करने का तरीका है कि सीए फ्यू के, सी का मतलब है क्लोज्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सी का मतलब है क्लोज्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस आवर्स में तुम चले गए प्रेजेंट करने, और उसका बिजनेस क्या पड़ा है? बंद है। तो तुम अब तुम्हारी तरफ से प्रेजेंटमेंट हो गई। ठीक है, अब तुम दोबारा उसको नहीं बोलोगे कि भाई मेरे को, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आप एक बार ही गए और वो ब्रांच क्या पड़ी है उसकी, सी से पता लग गया क्लोज्ड। उसके बाद अगला वर्ड क्या बोलो? एब्सेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस आवर्स में तुम गए और वो बंदा वहां पे एब्सेंट है, नहीं मिला, दैट इज एब्सेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई? एफ से है कांट बी फाउंड, कांट बी फाउंड। तुमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आफ्टर ड्यू सर्च, सर्च करने के बाद भी वो नहीं मिला। चले आगे। यस सर। ई से है
expressed to pay, expressed to pay इसका मतलब हुआ है पार्टी बोल रही है नहीं प्रेजेंट करना, नहीं प्रेजेंट करेगा तो भी चलेगा। पार्टी बोल रही है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आगे। एक्सप्रेस्ड टू पे, उसने खुद ही बोल दिया कि तुम अगर प्रेजेंट नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल सानिया ने रौनक के ऊपर बिल ड्रॉ किया और प्रेजेंटमेंट के टाइम पे सानिया ने फोन करके बोल दिया, रौनक ने फोन करके बोल दिया कि कोई बात नहीं, तो अपनी बंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट करने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं पेमेंट आपको खुद ही कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस टू पे हो गया। W स्टैंड्स फॉर वेवर, सेम, दोनों का मतलब क्या है? वेव ऑफ कर दिया उसने। उसने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। Yes, sir. K for knowledge for non-presentment, knowledge for non-presentment, इसको समझते हैं। पहले सुनो, knowledge for non-presentment का मतलब पता है क्या हुआ? उसने पार्ट पेमेंट कर दी तुम्हें, या फिर तुम्हें बोल दिया मैं अगली इस डेट तक पेमेंट कर दूंगा, तो तुम्हें पता लग गया ना वो पेमेंट नहीं करेगा अभी, तो प्रेजेंट करने का कोई फायदा हुआ? नो सर। This one becomes knowledge for non, मतलब उस बंदे ने तुम्हें 10,000 देने थे, 4,000 अभी दे दिए और वो कहता मुझे ना 15 दिन और दे दो, मैं आपको बाकी का बैलेंस दे दूंगा, तो अब प्रेजेंट करने का कोई रोल बनता है? No, sir. बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ नॉन प्रेजेंट। समझ गए? Yes, sir. उसके बाद क्या है? आई, इंटेंशनली प्रिवेंट्स यू टू प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। तुम्हें वो रोक रहा है रोक रहा है। कि भाई प्रेजेंट करने की कोई जरूरत, मैं पैसे दे दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर? Yes. Last is D. Damages. That means no damages suffered by drawer due to non-presentment. Due to non-presentment मतलब ड्रॉर को कोई भी डैमेज नहीं होगा अगर वो प्रेजेंट नहीं करता। तो ये पार्टीज में पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मैं प्रेजेंट नहीं भी करूंगा तो भी तेरी ड्यूटी बनती है कि तुझे मुझे टाइम पे पेमेंट करनी ही करनी है। तो ये सारे रूल्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि कब कब आपको प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा सीधा, तो याद कैसे करना? CA few K. Any doubts? That's all for negotiable instruments. It's complete. हो गया सर।